हेलो एवरीवन। तो भाई स्वागत है सबका आपके अपने चैनल कैल्विन पर। मेरा नाम है भरत भूषण और भाई आप देख रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो। तो हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको चाहिए आपके स्कूल के एग्जाम के लिए, आपके टेस्ट के लिए, और भाई जो लोग जेई नीट या CEUT उनकी तैयारी कर रहे हैं, जो स्कूल के उनके एग्जाम होने वाले हैं, कंपटीशन एग्जाम होने वाले हैं, भाई सबके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं। तो अब हम लोग आ गए हैं यहाँ पे ग्रेविटेशन चैप्टर यहाँ पे चल रहा है और अब हम आ चुके हैं यहाँ पे डेरिवेशन वाले पार्ट पे। तो हम लोग जो वीडियो एक होती है पूरी डेडिकेट करते हैं जिसमें हम उस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन करते हैं। तो वही वीडियो है कि आज हम जिसमें डेरिवेशन करने जा रहे हैं ग्रेविटेशन चैप्टर के। तो इससे पहले हमने काफी सारी चीजें की हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो भाई वो वीडियो जरूर देख लें, क्योंकि जो है काफी सारी चीजें क्या होती हैं कि बार बार रिपीट होती हैं और आपको जो है समझ में तभी आता है जब बार बार आप उन चीजों को देखोगे तो आपके दिमाग में घुसेगी। एक बार में हो सकता है ना घुसे। तो भाई सब लोग ट्राई करें कि सारी वीडियो जो है शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। और ये जो इंपॉर्टेंट वीडियो है ये है डेरिवेशन की। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कौन कौन से इस चैप्टर के डेरिवेशन है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। काफी सारे डेरिवेशन है इस चैप्टर में, तो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन कौन से हमारे सामने है। तो पहला डेरिवेशन हमारे सामने यहाँ पे आ गया है, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन शोइंग द वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद द हाइट। तो आपको बताना है कि हाइट के साथ ये कैसे वेरी करता है। और आपको ये दूसरा ऐसा भी पूछ सकता है, प्रूव दैट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वेरीज विद हाइट एज g डैश इक्वल टू g इंटू 1 माइनस 2h अपॉन में r। तो ये हमें प्रूव करना है। तो देखो डेरिवेशन वाले क्वेश्चन है ना, उनमें कई बार ऐसा होगा कि अलग अलग ढंग से पूछेगा, सेम क्वेश्चन होगा अलग अलग ढंग से पूछेगा। तो मैं कई बार आपको बताता रहता हूं, कई बार की चीजें ऐसे होती हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि डेरिवेशन जब आएगा तो एक ही डेरिवेशन को अलग अलग ढंग से पूछने के तरीके होते हैं, लेकिन आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने ऊपर कि आपने जो किया है वो सही किया है, भाई वही हमें करना है। ठीक है, तो मान लो कोई भी डेरिवेशन में से आगे तुम क्या करेंगे, हम वो बताना है हाइट के साथ जी कैसे वेरी करता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे वी नो दैट जी। हम स्टार्ट करेंगे कि भाई जी हमें पता है क्या होता है, जी का वैल्यू क्या होता है, जी इक्वल टू कैपिटल जी एम अपॉन में आर स्क्वायर। ये हमें पता है ना, ये होता है हमारा, ये हमारा जी का वैल्यू होता है। ठीक है, जी एम अपॉन में आर स्क्वायर। अब अगर मैं अर्थ के सरफेस की बात करूं तो ये जी एम बाय आर स्क्वायर करेक्ट है, जी एम बाय आर स्क्वायर ही होगा। ठीक है, लेकिन अगर हम किसी हाइट पे चले जाएं, जैसे मान लो ये अर्थ है, अर्थ के सरफेस पे यहां पर ये जो डिस्टेंस है ये आर है, तो हमने जी एम बाय आर स्क्वायर लिखा। लेकिन मैं किसी हाइट पे अगर चला जाऊं, मान लो ये हाइट h है, तो मैं हाइट पे चला गया, मान लो ये हाइट h है, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, ये r प्लस h हो गया। r तो इतना हो गया और h इतना हो गया। तो यहाँ पे g का वैल्यू कितना होगा, तो यहाँ पे g का वैल्यू जो होगा gm बाय डिस्टेंस का स्क्वायर हो जाएगा, जो भी हमारा डिस्टेंस है टोटल अब r प्लस h का स्क्वायर। तो एट हाइट h, ऑल्सो एट हाइट h, g का वैल्यू कितना हो जाएगा, g डैश मान लेते हैं उसको, इक्वल टू कितना हो जाएगा, gm अपॉन में r प्लस h का होल स्क्वायर। आई होप आपको दिख रहा होगा पूरा, ये थोड़ा नीचे आ गया। तो gm अपॉन में r स्क्वायर की जगह क्या हो गया, r प्लस h का होल स्क्वायर हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारे पास दो इक्वेशन आई। अब इन दोनों को हम अगर डिवाइड करें, मान लो इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है, तो मान लो मैं g डैश को g से डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, तो क्या आएगा, ये gm अपॉन में r प्लस h का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, gm अपॉन में r स्क्वायर। तो gm से gm चला गया, तो क्या बचा आपका, ये r स्क्वायर अपॉन में r प्लस h का होल स्क्वायर। ठीक है, तो g डैश हमारा कितना आया, अगर मैं इसको यहां ले जाऊं g को, तो g डैश इक्वल टू आ गया g इंटू r स्क्वायर डिवाइडेड बाय r प्लस h का होल स्क्वायर। या फिर मैं लिख सकता हूं इसे g इंटू r डिवाइड बाय r प्लस h का होल स्क्वायर, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे g की वैल्यू आई एट एनी हाइट h। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला है। अब ये कह रहे हैं कि इसको प्रूव करना है कि ये भी होता है फॉर्मूला, ये भी हमारा फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2h बाय r। तो ये फॉर्मूला कब होता है, ये फॉर्मूला तब होता है एक्चुअली जब हाइट हमारी काफी कम होती है। जो हाइट है हमारी, ये हाइट हमारी काफी कम होती है रेडियस के कंपैरिजन में। तो रेडियस ऑफ द अर्थ कितना होता है, आप लोगों ने अगर क्वेश्चन किए होंगे, हमारे ग्रेविटेशन के सारे क्वेश्चन मैंने किए थे, तो भाई रेडियस ऑफ द अर्थ जो है लगभग 6400 किलोमीटर होता है ना, 6300 कुछ होता है, 6400 किलोमीटर होता है। तो अगर ये हाइट इसके मुकाबले काफी कम है, मतलब हाइट आपकी क्वेश्चन में यूजुअली दी रहता है 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 50, 80, 100, 200 किलोमीटर तक चल जाता है। तो अगर हमारी हाइट इतनी है, 200 किलोमीटर तक है, तब ये वाला फॉर्मूला आता है। तो कैसे आता है भी देखते हैं हम लोग। लेकिन ये जो फॉर्मूला हमने अभी ड्राइव किया, ये एग्जैक्ट फॉर्मूला, ये हमेशा काम करेगा, चाहे हाइट कम हो ज्यादा हो, हमेशा ये फॉर्मूला लग सकता है। जी डैश इक्वल टू जी आर डिवाइड बाय आर स्क्वायर डिवाइड बाय आर प्लस एच का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला हमेशा यूज होता है।
अब इससे ही ड्राइव होके ये फॉर्मूला आएगा, लेकिन कम हाइट के लिए आएगा। ठीक है, तो कैसे आएगा देखो, इसको कैसे निकालेंगे हम लोग। तो एक पेज ऐड कर लेते हैं, इसको ध्यान रखेंगे, जी डैश हमारा जो आ रहा है आर डिवाइड बाय आर प्लस एच का होल स्क्वायर आ रहा है, तो इसको ध्यान रखेंगे। तो देखिए अब यहाँ पे जो है हमारा जो जी डैश था वो हमारा आया जी इंटू आर स्क्वायर अपॉन में आर प्लस एच का होल स्क्वायर, है ना जी। अब यहां पर या फिर अगर आपने बाइनोमियल थ्योरम पढ़ा हुआ, कई लोगों ने, एक बाइनोमियल थ्योरम होती है, बाइनोमियल थ्योरम ये बोलती है कि मान लो 1 प्लस एक्स की पावर n है, 1 प्लस एक्स की पावर n है, और इसको हमें एक्सपेंड करना है या खोलना है, और हमारा x जो है काफी कम है 1 के कंपैरिजन में, x काफी कम है 1 के कंपैरिजन में, तो ये बन जाता है 1 प्लस एन एक्स, मतलब पावर यहां मल्टीप्लाई हो जाती है और 1 प्लस एन एक्स आ जाता है। लेकिन कब आता है, जब x जो है काफी कम हो 1 के कंपैरिजन में। जैसे आपको एग्जांपल बताता हूं, मान लो अगर ये होता 1 प्लस 0.1 की पावर मान लो 10, तो ये अप्रॉक्सीमेटली जो है हम लिख सकते थे 1 प्लस 10 इंटू 0.1 दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 1 हो जाएगा, ये भी 10 की मल्टीप्लाई 0.1 से करोगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 2 होगा। आप लोग करके देख लेना कैलकुलेटर से एक बार 1.1 लिखना और 10 बार उसकी मल्टीप्लाई करना, तो लगभग आंसर 2 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा होता है। ठीक है, तो ये थ्योरम बोलता है कि जो पावर होती है मल्टीप्लाई हो जाती है यहाँ पे और आपका आंसर ऐसे आ जाता है। लेकिन कब आता है, जब ये वैल्यू इससे काफी कम हो। ठीक है, अच्छा कई बार क्या होता है 1 प्लस एक्स की फॉर्म नहीं आता, a प्लस बी की फॉर्म ऐसे आ जाती है कि a प्लस बी की पावर मान लो n आ गया। ठीक है, अब मान लो a प्लस बी ऐसा कुछ आ गया कि मान लो ये 100 है और ये मान लो 10 है और इसकी पावर कुछ आ गई, मान लो 20 आ गई पावर। ये आपको सॉल्व करना है। अब यहाँ पे 1 प्लस एक्स तो नहीं आया, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 100 को कॉमन ले लेते हैं बाहर। अगर 100 को मैं बाहर ले लूँ तो 100 की पावर 20 तो बाहर आ जाएगा, 100 को बाहर लेंगे तो 100 की पावर 20 आ जाएगा। यहाँ कितना बचेगा, 1 बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा 10/100 यानी 1/10 हो जाएगा। भाई 10 जब 100 को कॉमन लेंगे बाहर तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 10/100 बचेगा यानी 1/10 बचेगा, तो पावर कितनी बची 20। अब ये वही फॉर्म आ गई, ये वाली फॉर्म आ गई 1 प्लस एक्स की पावर n वाली फॉर्म, तो 1 प्लस 1/10 यानी 0.1 हो गया, इसकी पावर 20 है। तो सिमिलरली जैसे यहाँ सॉल्व किया था वैसे आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो हम लोग ऐसे करके कर सकते हैं इस चीज को। तो ध्यान रखिएगा बाइनोमियल थ्योरम है, मैथ्स वाले बच्चों को पता होगा, बाकी जो बच्चे हैं उनको भी याद रखना है कि ऐसे होता है। अब यहाँ पे यही चीज ट्राई करनी है, देखो कैसे ट्राई करेंगे। ये हम लिख सकते हैं जी, और इसको क्या कर सकता हूँ मैं, आर स्क्वायर को मैं इसको ऐसे लिखता हूँ आर डिवाइड बाय आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ठीक है, अब मैं इस वाले आर से नीचे डिवाइड कर देता हूँ, या फिर मैं आर से ऊपर नीचे डिवाइड कर देता हूँ। मान लो तो क्या बन जाएगा, ये ऊपर तो 1 आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, आर से डिवाइड करोगे तो 1 प्लस एच बाय आर, ये बन जाएगा। ठीक है, और पावर कितनी है, ये स्क्वायर है। ठीक है जी, ये जी डैश का वैल्यू है। ठीक है, मैंने क्या किया है, मैंने आर से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया, तो ऊपर 1 आ गया, नीचे 1 प्लस एच बाय आर आ गया। अब मैं अगर इसको मैं ऊपर ले आऊं, या मैं इसको लिख सकता हूं कि जी डैश इक्वल टू कितना होगा, जी इंटू इसको ऊपर ले जाऊंगा तो क्या लिख सकता हूं, 1 प्लस एच बाय आर की पावर -2, ये लिख सकता हूं मैं, क्योंकि ये पावर 2 है ना। इसको मैं लिख सकता हूं 1 डिवाइड बाय 1 प्लस एच बाय आर का स्क्वायर अपॉन में पूरा स्क्वायर अपॉन में आ सकता है, उसको ऊपर ले जाऊंगा तो पावर -2 हो जाएगी। समझ लो क्या बोल रहा हूं मैं, ये बोल रहा हूं कि मैं इसको लिख सकता हूं 1 प्लस एच बाय आर का होल स्क्वायर ऐसे। ठीक है, तो फिर मैं ऊपर ले गया तो ये हो गया। ठीक है, बताना पड़ता है ना, कई बार बच्चे हमारे जो हैं कई सारे स्टूडेंट है फिर बोलते सर क्या कर दिया क्या कर दिया क्या कर दिया, है ना, ध्यान नहीं देते, फिर बोलते क्या कर दिया, तो बताना पड़ता है कैसे कैसे स्टेप हुआ है। तो ये होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो वही फॉर्म आ गई 1 प्लस एक्स की पावर n, लेकिन होना क्या चाहिए, x बहुत कम होना चाहिए। तो x कम कब होगा, जब h मान लो बहुत कम है, h मान लो 200 है और r आपका 6400 किलोमीटर है, तो ये वैल्यू काफी कम आएगी 1 के मुकाबले। अगर आप सॉल्व करोगे तो 1/32 आ रही है, काफी कम वैल्यू आ रही है। तो हम यूज कर सकते हैं बाइनोमियल थ्योरम, तो बाइनोमियल थ्योरम यहाँ पे यूज हो सकती है। अब तो क्या यूज करेंगे हम, कैसे यूज करेंगे, हम लोग इसको क्या लिख देंगे, इसको हम लिख देंगे g इंटू 1 माइनस 2h अपॉन में r। ठीक है, तो आप सेम चीज लिखोगे यहाँ पे, बिकॉज 1 प्लस एक्स की पावर n, because 1 plus x की पावर n is 1 plus nx if x is very very small as compared to 1। तो ये चीज हम यहाँ पे साथ में लिखेंगे, इसके मैंने यहीं पे लिख दी है बगल में, तो ये लिखेंगे। तो यहाँ से हमारा ये आ गया g डैश इक्वल टू g 1 माइनस एच बाई आर। इसमें g डैश क्या है, g डैश जो है हाइट पे g की वैल्यू है और g जो है सरफेस पे वैल्यू है, g सरफेस पे g डैश हाइट पे है, तो इनका रिलेशन आ गया कि g डैश इज इक्वल टू दिस। आप ऐसे भी लिख सकते हो, कई किताब में ऐसे भी लिखा हुआ है g h इक्वल टू g नॉट बोल दिया सरफेस को 1 माइनस 2h बाय आर, ऐसे भी लिख सकते हो, एक ही बात है कैसे भी लिख लो। तो ये भी हमारा एक फॉर्मूला, तो दो फॉर्मूले हमारे पास हो गए, एक फॉर्मूला ये है, एक फॉर्मूला हमने पीछे ड्राइव किया था, लेकिन दोनों फॉर्मूले जो है सेम है, बस ये कम हाइट के लिए वैलिड है और ये वाला किसी भी हाइट के लिए वैलिड है। तो जब भी हमारे पास ऐसा कुछ आएगा कि कोई ऑब्जेक्ट जो है सरफेस से
r/2 हाइट पे चला गया या 2r पे चला गया, तो हम फिर ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। r/2 मतलब काफी आप वैल्यू ले रहे हो, r/2 मतलब 3200 किलोमीटर हो गया, तो काफी ज्यादा वैल्यू हो गई, ठीक है, तो तब हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, अदरवाइज हम ये कर सकते हैं। तो कई जगह ये फॉर्मूला भी यूज होता है, राइट। तो यहाँ पे भी ड्राइव किया हुआ इन लोगों ने, तो ये पूरा दिया हुआ डेरिवेशन आपका सेम, वही बाइनोमियल थ्योरम लगाया और यहाँ से सॉल्व कर दिया, राइट। चलिए अब मूव करते हैं अगले डेरिवेशन की तरफ को, और अब देखते हैं कि वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद द डेप्थ। अगर हम नीचे जाएंगे अर्थ में तो क्या होगा, तो भाई नीचे जब हम जाएंगे अर्थ में, अगर हम सुरंग खोद दें, टनल बना दें, तो क्या होगा जी का वैल्यू। तो मान लीजिए मेरा जी का वैल्यू यहाँ पे G0 है, तो मुझे बताना है डी डेप्थ पे जाने के बाद यहाँ पे जी का वैल्यू कितना होगा। जी का वैल्यू कितना होगा, मान लो सेंटर है, तो मैं डी डेप्थ पे अगर चला गया तो जी का वैल्यू कितना होगा। अब हमें पता है कि G0 इज इक्वल टू, अगेन भी लिखेंगे कि वी नो दैट G0 इक्वल टू कैपिटल G m अपॉन में आर स्क्वायर। अगर रेडियस, इसका अर्थ का रेडियस r है तो r रेडियस हो जाएगा। ये तो सरफेस पे हुआ, तो सरफेस पे तो G0 हमें पता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर हम डेप्थ पे आए, यहां पे आए और जी का वैल्यू निकालें, तो जी एट डी डेप्थ पे जो होगा वैल्यू वो कितना होगा। तो देखो जी डेप्थ पे जब आप आओगे तो क्या होगा एक्चुअली, कि जो यहां पे अगर आप एक ये बना दो स्फीयर, ये स्फीयर, ठीक है, तो आप यहां पे हो, इस स्फीयर के सरफेस पे हो मान लो, तो अब जो फोर्स इस पे लगेगा, इस पॉइंट पे या इस ऑब्जेक्ट पे, वो केवल इस स्फीयर के कारण लगेगा, ठीक है। बाकी जो बाहर वाला पोर्शन है उसका फोर्स जीरो हो जाता है, इसका भी डेरिवेशन है अलग से, लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है। लेकिन जो बाहर वाला स्फीयर होता है उसका डेरिवेशन जीरो हो जाता है, केवल जो अंदर ये स्फीयर या कोर बची उसके कारण ही फोर्स लगेगा। तो इस कोर का जो भी मास होगा वो हम लेंगे यहाँ पे, यानी लिखेंगे जी एम डैश। अब क्यू आर क्या लेंगे, एम डैश। एम डैश किसका मास है, केवल इस वाले स्फीयर का मास, अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस, ये आर हो जाएगा। आर कितना हो जाएगा, कैपिटल आर, भाई यहां से यहां तक आर है हमारा, कैपिटल आर है, उसमें से डी कम कर देंगे तो ये वाला आर आ जाएगा, तो आर माइनस डी लिख सकते हो यहाँ पे, आर माइनस डी का स्क्वायर, आर माइनस डी का स्क्वायर। तो ये हमारा वैल्यू आया जी एट डेप्थ डी। आई होप क्लियर हुआ होगा कि मास हमें ये लेना है और डिस्टेंस हमें यहां तक का लेना है, ठीक है। तो ये हमारा आया। अब हमें वही काम करना है कि जी डैश और जी करना है, तो हम एक काम करते हैं, अच्छा एक चीज और है हमारा, कि हम अगर मास के टर्म में लिखें यहाँ पे, तो देखो मास जो होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम इज डेंसिटी। तो मास हमारा होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। तो जो m मास आएगा पूरे अर्थ का जो मास है उसमें हम 4/3 पाई आर क्यूब लेंगे, ठीक है, डेंसिटी इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। लेकिन जब m डैश लेंगे तो क्या होगा, डेंसिटी तो वही लेंगे हम मान रहे हैं कि अर्थ यूनिफॉर्म डेंसिटी, हालांकि यूनिफॉर्म नहीं होती, कोर पे डेंसिटी अलग होती है, बाहर अलग होती है, लेकिन हम लोग मान रहे हैं यूनिफॉर्म एक स्फीयर है ये। तो यूनिफॉर्म स्फीयर अगर तो डेंसिटी तो सब जगह सेम है, इनटू वॉल्यूम करेंगे तो इस वाले स्फीयर का मास निकालने हम लोग m डैश, तो इसका मास कितना हो जाएगा, इसका वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका वॉल्यूम कितना होगा, 4/3 पाई आर माइनस डी का क्यूब। इसका वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर माइनस डी का क्यूब, राइट। तो इसका वॉल्यूम जो है 4/3 पाई आर माइनस डी का क्यूब हो जाएगा। आई होप आई एम करेक्ट कि आर क्यूब है वहां पे, और यहाँ पे जो इसका रेडियस है वो आर माइनस डी है, तो आर माइनस डी का मैंने क्यूब ले लिया। तो जब हम m डैश और m आएगा तो वहां पे हम इसे रिप्लेस करेंगे आगे जाके, ठीक है। तो मैं इसको डिवाइड कर लेता हूँ, डिवाइडिंग वही इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो वो डिवाइडिंग 2 फ्रॉम 1 वी गेट दैट जी डी इक्वल टू G0, जी डी बाई G0 इक्वल टू जी एम डैश अपॉन में आर माइनस डी का स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय जी एम अपॉन में आर का स्क्वायर। जी से जी उड़ जाएगा तो ये आपका आ जाएगा एम डैश, ये अपॉन में चला जाएगा एम, आर स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो आर स्क्वायर डिवाइड बाय आर माइनस डी का होल स्क्वायर। तो ये हमारा जो है जी डैश बाई जी का वैल्यू अभी तक आया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, मास को रिप्लेस कर देते हैं यहाँ पे, कि मास हमारा, हम अगले स्टेप में लिखेंगे वी नो दैट, ऐसे करके वी नो दैट, ऐसे करके लिखेंगे, इसको क्वेश्चन नंबर 3 मान लेते हैं, वी नो दैट, फिर हमारा ये आ जाएगा। तो दिस इंप्लाइज दैट, हमें क्या निकालना है, m डैश बाय m निकालना है, तो ऐसे m डैश बाय m पहले निकाल लेते हैं। दिस इंप्लाइज दैट m डैश बाय m इक्वल टू क्या आ जाएगा, अगर मैं दोनों को डिवाइड करूंगा m डैश बाय m, तो हमारा रो से रो तो कट ही जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब सब कुछ कट जाएगा, आप वैसे लिख लेना पूरा, रो इंटू 4/3 पाई आर माइनस डी का क्यूब डिवाइडेड बाय रो 4/3 पाई, ये क्या था, आर का क्यूब था, है ना। तो ये सब कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट m डैश बाय m इक्वल टू आर माइनस डी का क्यूब डिवाइड बाय आर का क्यूब। फिर हम लिखेंगे पुटिंग दिस इन इक्वेशन नंबर 3, क्योंकि हमें तो ये निकालना है बेसिकली। तो पुटिंग दिस इन इक्वेशन नंबर 3, तो अगले स्टेप में हम लिखेंगे पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 3। एक पेज ऐड कर लेते हैं यहाँ पे, यस।
पुटिंग m डैश बाय m इक्वल टू m डैश बाय m इक्वल टू कितना आया था r माइनस डी का क्यूब अपॉन में r क्यूब इन इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 में पुट करेंगे तो वी गेट दैट g डैश अपॉन में g इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, क्या था वहां पे m डैश बाय m था, तो m डैश बाय m की जगह तो ये पुट कर देंगे r माइनस डी का क्यूब बाय r का क्यूब, r माइनस डी का क्यूब डिवाइड बाय इंटू r का क्यूब, और मल्टीप्लाई में क्या था साथ में, यहाँ पे था r स्क्वायर और r माइनस डी का स्क्वायर, तो ये r स्क्वायर हो गया और ये r माइनस डी का स्क्वायर हो गया। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो r स्क्वायर से पावर कट जाएगी तो एक पावर बचेगी यहाँ पे, ऐसी ये पावर कट जाएगी तो एक पावर बचेगी यहाँ पे, तो फाइनली क्या बचा यहाँ पे, ये बचा आपका r माइनस डी और नीचे बचा r। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ ले जाता हूँ तो g डैश हमारा हो जाएगा g इंटू r माइनस डी अपॉन में r, आप r से डिवाइड भी कर सकते हो, यहाँ पे r से डिवाइड करोगे तो ये क्या हो जाएगा 1 बाय r, तो ये आपका r बाय r हो जाएगा, सॉरी, तो g 1 माइनस डी बाय r आ जाएगा, g 1 माइनस डी बाय r। तो g डैश का जो वैल्यू आ रहा है कितना आ रहा है 1 माइनस डी बाय r, और ध्यान रखेंगे यहाँ पे g d जो है डेप्थ है, g डैश इक्वल टू g 1 माइनस डी बाय r, ये हमारा फॉर्मूला आ रहा है, तो ये हमें ड्राइव करना था, और d क्या है यहाँ पे डेप्थ है। ध्यान रखिएगा कई बार क्या होता है कि सेंटर से इतनी दूरी पे g का वैल्यू बताओ, मतलब उसने बोला कि सेंटर से हमारा डिस्टेंस है मान लो r बाय 4, यहाँ पे बताओ g का वैल्यू कितना होगा r बाय 4, कैपिटल R बाय 4 है ना, तो डेप्थ कितनी हो जाएगी यहाँ पे, पूरी ये डेप्थ r है तो ये डेप्थ हो जाएगी हमारी, d का वैल्यू जो यहाँ पे होगा एक्चुअली वो कितना हो जाएगा r माइनस r बाय 4, ये जो डेप्थ आएगी ये आप पूरी r में से r बाय 4 घटाएंगे तो डेप्थ आ जाएगी, यहाँ से यहाँ तक डेप्थ होती है हमारी, है ना, तो d का वैल्यू जो पुट करोगे आप वो 3r बाय 4 आ जाएगा इसको सॉल्व करके, तो d का वैल्यू यहाँ पे ये पुट करना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा कि डायरेक्टली कई बार बोलते हैं फ्रॉम r बाय 4 फ्रॉम द सेंटर बताओ कितना होगा, तो ऐसा नहीं कि आपने सीधा r बाय 4 यहाँ पुट कर दिया, पहले आपको d का वैल्यू निकालना है फिर यहाँ पुट करना है, ध्यान रखिएगा। दूसरी बात ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि हमने जो फॉर्मुला ड्राइव किया ये एग्जैक्ट फॉर्मुला है, मैंने कहीं पे बाइनोमियल थ्योरम नहीं लगाई है ना, इस वाले में हमने कहीं बाइनोमियल थ्योरम नहीं लगाई, तो ये एग्जैक्ट है। वहां पे दो फॉर्मुले थे, हाइट वाले में एक एग्जैक्ट था एक अप्रोक्सीमेट था जो हमने हाइट के लिए लगाया था, लेकिन ये एग्जैक्ट फॉर्मूला है, हमेशा एप्लीकेबल है, चाहे कितना भी डेप्थ हो कुछ भी हो हमेशा एप्लीकेबल है। अब इसमें ये पूछ सकता है कि प्रूव दैट कि सेंटर पे ग्रेविटी की वैल्यू 0 होगी, फॉर्मूला ड्राइव करो पहले और फिर प्रूव दैट। तो अगर सेंटर पे ग्रेविटी की वैल्यू पूछेगा तो क्या होगा, सेंटर पे डेप्थ कितना हो जाएगा, अगर मैं ऊपर से नीचे आऊंगा यहाँ तक तो सेंटर तक कितना डिस्टेंस आना पड़ेगा मुझे r डिस्टेंस नीचे आना पड़ेगा, तो d क्या हो जाएगा r हो जाएगा, d का वैल्यू r हो जाएगा सेंटर पे, तो d का वैल्यू r पुट करोगे तो क्या आएगा r बाय r मतलब 1 आ जाएगा, 1 माइनस 1 इज 0, तो g का वैल्यू 0 आ जाएगा, g डैश का वैल्यू, तो वो भी हम प्रूव कर सकते हैं। तो कुछ भी आपसे पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा सारे क्वेश्चन यहां से निकल सकते हैं, कंसेप्ट आपका क्लियर होना मांगता है। ठीक है, चलिए आगे चलें, अगला डायरेक्शन देखते हैं, अगला क्या दिया हमें, define the gravitational potential energy and deduce the expression for the gravitational potential energy of a body placed at a point near the surface of the earth, show that the gravitational potential at a distance r from the mass is given by v equal to minus gm upon में r। तो यहाँ पे जो है इन्होंने बोला है कि ये आपको बताना, पहले बताना है ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है, फिर उसका आपको एक्सप्रेशन ड्राइव करके बताना है कि एक्सप्रेशन क्या होगा, एंड उसके बाद आपको ये भी बताना है कि v इक्वल टू माइनस जी एम बाय, तो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं, आप अगर एक डेरिवेशन कर लेंगे दूसरा वाला डेरिवेशन भी हम लोग आराम से कर सकते हैं। तो लेट अस सी कि ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी का मतलब ये होता है कि मान लो कोई बॉडी है, जैसे अर्थ है मान लीजिए, और आप एक बॉडी को अर्थ के पास लेके आ रहे हैं, मान लीजिए ये अर्थ है और एक बॉडी को हम अर्थ के पास लेके आ रहे हैं, ठीक है, तो जब हम इसे लेके यहाँ से आएंगे, कहीं से इसको लेके आएंगे तो हमें वर्क डन करना पड़ेगा, तो जो भी वर्क डन हमें यहाँ से और यहाँ तक लाने में करना पड़ेगा, तो मैं मान लो मैं पोटेंशियल निकाल रहा हूँ एक पॉइंट पे जो डिस्टेंस r पे है, यहाँ पे मुझे पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है या पोटेंशियल निकालना है, तो जितना भी मुझे वर्क डन करना पड़ेगा इस मास को लाने के लिए, मान लो स्मॉल मास m है, इसको मैं लाने के लिए जितना भी वर्क डन करना पड़ेगा वो क्या बोलूंगा मैं, इस पॉइंट पे मेरी एक एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा, उसको हम बोलेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस मास एंड दिस मास। ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी जब भी होती है ना, दो मास की होती है, सिस्टम की होती है, अकेले मास की नहीं होती, सिस्टम की एनर्जी होती है। तो इन दोनों मास की जो एनर्जी होगी क्या होगी, जितना आपको वर्क डन करना पड़ेगा इस मास को इन्फिनिटी से यहां तक लाने के लिए, उसको हम बोलेंगे ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, वर्क डन टू ब्रिंग अ मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इज नोन एज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ठीक है, तो ये हम लिखेंगे विदाउट, और इसमें भी लिखते हैं कि हम जो लेके आएंगे विदाउट एनी एक्सेलरेशन लेके आएंगे, बहुत कम स्पीड से लेके आएंगे, वो सब भी चीज़ें होती हैं कि विदाउट एनी एक्सेलरेशन विद जीरो स्पीड। ठीक है, तो हम इसको लेके आएंगे। अच्छा, वर्क डन कितना, वर्क डन कैसे निकालोगे आप, वर्क हमारा होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट,
ये आपने पढ़ा होगा, एफ इंटू डी एक्स मान लेते हैं, क्योंकि फोर्स आपका वेरिएबल होगा यहाँ पे, तो आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे जब हमें वर्क डन करना पड़ेगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट को इंटीग्रेट करके लाना पड़ेगा। अब फोर्स कितना लगेगा, मान लो कोई मास हमारा एक्स डिस्टेंस पे है, जब ये एक्स डिस्टेंस पे होगा, यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे होगा मान लो, तो इस पे फोर्स कितना लग रहा होगा, फोर्स हमारा होता है जी एम एम अपॉन में आर स्क्वायर, तो फोर्स लग रहा होगा जी एम कैपिटल एम, जो उसका मास है प्लेनेट का, और जिसको आप लेके आ रहे हो उसका मास स्मॉल एम है, अपॉन में एक्स का स्क्वायर, इतना फोर्स लग रहा होगा, इंटू डी एक्स, इतना आपको वर्क करना पड़ेगा। और आप कहां से कहां लेके आ रहे हो, आप इन्फिनिटी से लेके आओगे एक पॉइंट पे जहां पे कि डिस्टेंस आर हो जाएगा, आपका जो एक्स की वैल्यू हो जाएगी कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा, वहां पे आपको उसको लेके आना है। ठीक है, तो हम लेके आ रहे हैं इसको, तो इसको हमें सॉल्व करना है, बस अब ये सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो भाई इसमें सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, हम जी एम 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 इसको सबको बाहर कर दो, क्योंकि ये सारे के सारे कांस्टेंट हैं, तो इनको बाहर कर सकते हैं, ये हमें सॉल्व करना है। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/x² का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/x² मतलब x की पावर -2 हो गया है ना, तो x की पावर -2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, आपको पता है x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है x की पावर n+1 डिवाइड बाय n+1, मतलब पावर एक ऐड करनी होती है और उससे डिवाइड करना होता है, तो x की पावर है -2 + 1 करोगे तो -1 आ जाएगा, डिवाइड बाय बढ़ी हुई पावर से माइनस करोगे तो -1 से डिवाइड भी हो जाएगा। ठीक है, तो वो पावर मैंने कर दिया, तो इसका जो इंटीग्रेशन आएगा दैट विल बी, यू कैन से दिस एज, ये -1 है तो -1/x, x की पावर -1 मतलब 1/x, तो 1/x इंटू -1 करके तो -1/x आ जाएगा, तो -1/x इसका इंटीग्रेशन है, -1/x इंटीग्रेशन फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर, जी एम तो है ही आपके पास, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, इसकी वैल्यू अपर लिमिट पुट करते हैं, फिर लोअर लिमिट, आपको पता होगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना पड़ता है, इसको बोलते हैं अपर लिमिट, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, तो अपर माइनस लोअर लिमिट करनी पड़ेगी। तो एक पेज ऐड कर लेते हैं पहले, तो यहां पर जो हमारी वैल्यू आई है अभी तक, वो आई है वर्क डन की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है जी एम एम 1/x, माइनस का 1/x आया था, और लिमिट क्या थी हमारी, इन्फिनिटी से आर। ठीक है, इसकी लिमिट को पुट करते हैं, लिमिट पुट करेंगे क्या आएगा, जी एम एम, आप चाहो तो माइनस भी बाहर ला सकते थे, चलो माइनस को अंदर रहने देते हैं, -1/r आ जाएगा यहाँ पे, और अपर लिमिट पुट कर दी मैंने पहले, आर की एक्स की जगह आर पुट कर दिया, माइनस अब लोअर लिमिट पुट करूंगा, लोअर मतलब -1/∞, एक्स की जगह पे इन्फिनिटी पुट करूंगा तो ये आ जाएगा, एक बार मैंने आर पुट किया, एक बार मैंने इन्फिनिटी पुट किया, राइट। तो ये कितना हो गया हमारा, ये हमारा हो गया जी एम एम अपॉन में, ये तो क्या होगा -1/r, और 1/∞ क्या होता है एक्चुअली, 1/∞ इज 0, 1/∞ इज 0, तो -0 लिखो +0 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 0 हो जाएगा, तो ये -1/r हो गया पूरा, तो कितना आ गया जी एम एम अपॉन में r, माइनस का, तो जो एनर्जी होती है यहाँ पे वो माइनस होती है। ठीक है, वर्क डन भी हमें नेगेटिव करना पड़ता है, तो यही हमारा वर्क डन भी है, यही हमारी एनर्जी भी है, तो हमारी जो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी है इट इज -GMM अपॉन में r। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा -GMM अपॉन में r हमारी पोटेंशियल एनर्जी होती है। अब पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल जो होता है वो होता है कि मैं एक मास को जो लेके आ रहा हूं, अगर ये यूनिट मास हो जाए, अगर इसका मास कितना हो जाए 1 हो जाए, या फिर हम बोल सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास, या फिर m1 हो जाए, m1 हो जाएगा तो वैल्यू कितना हो जाएगा, स्मॉल m अगर 1 हो गया तो ये -GM/r हो जाएगा, उसको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बोलते हैं। या फिर हम बोलते हैं वर्क डन पर यूनिट मास, तो पर यूनिट मास मतलब मास से डिवाइड करोगे तब भी वही आएगा -GM/r, तो उसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो एक ही बात है, डेरिवेशन आपको यही करना है, फाइनली आपको लिख देना है कि m आपका अगर 1 है तो उसमें वैल्यू ये आ जाएगी। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखना है यहाँ पे, कई बच्चे जो समझदार बच्चे होंगे वो जो है और थोड़ा दिमाग लगाएंगे यहाँ पे, और अच्छे से दिमाग लगाए यहाँ पे, तो पता है, तो मैंने आपको डायरेक्ट करके दिखा दिया जो किताबों में लिखा हुआ है, लेकिन कुछ और दिमाग अगर आप लगाएं तो एक चीज़ और आपने ध्यान अगर दी होगी यहाँ पे, तो यार जो यहाँ पे फोर्स का फॉर्मूला होता है ना Fs, उसके साथ cos थीटा भी होता है, cos थीटा भी होता है, तो यहाँ पे cos थीटा कितना होगा, Fs cos थीटा होता है ना फॉर्मूले में वर्क डन जब निकालते हैं, तो किसी ने ध्यान नहीं दिया होगा शायद, देखो जिनको इतना समझ में आ गया, जिनको ज्यादा टेंशन नहीं लेनी हो, इतना लिख के आ जाना पेपर में, वो आगे का छोड़ सकते हैं, लेकिन जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कुछ और सोच रहे हैं, उनके लिए बता रहा हूँ, केवल उनको ध्यान देना, बाकी बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, बाकी बच्चे ध्यान न दें, बाकी बच्चे अपने आगे अगले क्वेश्चन में मूव कर जाएं। ठीक है, तो जो कंपटीशन वाले बच्चे हैं उनको ध्यान होगा यहाँ पे Fs cos थीटा आता है, Fs cos थीटा आना चाहिए था यहाँ पे, तो Fs cos थीटा आना चाहिए था, Fdx cos थीटा इनफैक्ट, है ना। अब cos थीटा कितना होगा, cos थीटा एंगल होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का एंगल, तो यहाँ पे फोर्स किधर को लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट किधर को हो रहा है आपका, देखो जो पार्टिकल है उस पे आप किसका वर्क डन निकाल रहे हो, जो आपने फोर्स लगाया, जो लग रहा है उसका नहीं, आपने जो फोर्स लगा के वर्क किया वो निकाल रहे हो आप, तो आप जो फोर्स लगाओगे किधर को लगाओगे, देखो उस पर ग्रेविटेशन फोर्स इधर को लग रहा है, ग्रेविटेशन फोर्स इधर को लग रहा है इस पे। अब आपको इसको 0 स्पीड से मतलब बहुत स्लोली लेके आना है, स्लोली लाने के लिए आपको भी इतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा इधर को,
तो लगभग जब फोर्स इस पे जीरो होगा तब इसकी स्पीड कांस्टेंट रहेगी और ये बहुत कम स्पीड से यहाँ पे आएगा। फोर्स जीरो, एक्सेलरेशन जीरो, तो स्पीड इज कांस्टेंट, तो एक स्लोली स्पीड से यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो फोर्स आप जो लगा रहे हो आपको इधर को लगाना पड़ रहा है फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट किधर को हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर को हो रहा है क्योंकि पार्टिकल इधर को जा रहा है। तो एंगल कितना हुआ दोनों के बीच का, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल हुआ 180। तो यहाँ पे cos 180 आना चाहिए था। cos 180 होता है नेगेटिव, cos 180 क्या होता है, -1 होता है, तो एक्चुअली -f dx होना चाहिए था। ठीक है, -f dx होना चाहिए था। अब कई बच्चे बोलते हैं सर माइनस आएगा यहाँ पे, तो फिर वो प्लस हो जाएगा यहाँ पे फाइनली। फिर अगर यहाँ माइनस आ गया बाहर तो ये प्लस हो जाएगा। लेकिन एक चीज और है अभी भाई, जो dx है वो क्या है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल dx। लेकिन जब आप इंटीग्रेट करोगे तो इंटीग्रेट में क्या होता है, जब इंटीग्रेशन हम लोग करते हैं एक्चुअली किसी चीज का, तो हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि हम लोग इंटीग्रेट करेंगे और हम लोग r पुट करेंगे या dr की फॉर्म में हम लोग लिखेंगे इसको, है ना। हम लोग क्या लिखेंगे एक्चुअली, हम लोग लिख रहे हैं g, जो डिस्टेंस है एक्चुअली इनके बीच का वो r है, एक्चुअली r है। तो ये इंटीग्रेशन ऐसा बनता है gmm अपॉन में r स्क्वायर, है ना, और ऐसा कुछ बनेगा dr करके, या आप तो ये लिख रहे हो कि डिस्टेंस इंटू dx, और आप लिख रहे हो डिस्टेंस इंटू dx इंटू cos 180 यानी -1, आप ये लिख रहे हो। ठीक है, अब एक चीज और होती है यहाँ पे, जब dx है वो किधर को है, इधर को है, dx इधर को है, इधर को है dx, और dr किधर को होगा, r वेक्टर कहां से शुरू हुआ है, r वेक्टर पेरेंट के सेंटर से ये इधर को जा रहा है, r वेक्टर इधर को है, तो dr वेक्टर भी इधर को होगा। तो एक्चुअली जो dx है ना वो -dr है, dx क्या है, -dr, तो हम यहाँ पे -dr पुट करेंगे तो फिर ये माइनस माइनस कट के फिर प्लस आ जाएगा, तो फिर भी जो आंसर हमारा वो सेम आ जाएगा। ठीक है, तो कॉन्सेप्चुअली अगर सोचोगे तो ये चीज भी होती है, किताबों में लिखी नहीं हुई है यूजुअली, जो आपके डेरिवेशन है किताबों में नहीं लिखा हुआ ऐसा, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे ये चीज भी ध्यान देनी है कि यहाँ पे 2 बार नेगेटिव आएगा, एक बार इसके कारण और एक बार ये dx को -dr करने के कारण नेगेटिव आएगा, इसलिए कुल मिला के पॉजिटिव आएगा। ठीक है, जिनको समझ में नहीं आया छोड़ सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है, किताब इतने से काम चल जाता है, इन्होंने भी ऐसे सॉल्व किया हुआ लगभग। ठीक है, तो ये भी सब सॉल्व करके सेम आंसर आया, राइट। मैंने बता दिया भाई, मेरा फर्ज है कि जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कुछ बच्चे इंटेलिजेंट हैं हमारे, कमेंट में भी लिखते रहते हैं कई बार अलग अलग चीज़ें, तो उनको बता दूं ताकि वो लोग कंफ्यूज ना हो। ठीक है, या सोचें तो उनको एक उनका डाउट क्लियर हो जाए। ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द ऑर्बिटल वेलोसिटी टाइम पीरियड एंड द एल्टीट्यूड ऑफ अ सैटेलाइट। एक जो सैटेलाइट घूमता है अर्थ के चारों तरफ या किसी भी प्लेनेट के चारों तरफ, उसकी जो है ऑर्बिटल स्पीड, टाइम पीरियड और हाइट का फॉर्मूला क्या होगा। तो देखो जब प्लेनेट के चारों तरफ कोई सैटेलाइट घूमेगा, सैटेलाइट यहाँ पे है, मान लो ये प्लेनेट है, प्लेनेट का मास m है, सैटेलाइट का मास स्मॉल m लेते हैं यूजुअली, है ना। तो ये घूमेगा तो उस पर एक फोर्स लगेगा, इधर को ग्रेविटेशन फोर्स। ठीक है, और ये फोर्स इसे क्या प्रोवाइड करेगा, ये से प्रोवाइड कराएगा नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। इसे घूमने के लिए, सर्कल पे घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होता है, वो कौन प्रोवाइड कराएगा, ग्रेविटेशन फोर्स। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि F ग्रेविटेशन इक्वल टू F सेंट्रीपिटल। अब यहाँ पे ग्रेविटेशन फोर्स कितना होगा, Gm अपॉन में r स्क्वायर, r मतलब पूरा डिस्टेंस r स्क्वायर, ये ग्रेविटेशन फोर्स। सेंटीमीटर फोर्स कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर फोर्स होता है हमारा mv स्क्वायर बाय r, है ना, m इंटू a यानी mv स्क्वायर अपॉन में r। अब यहां से अगर मैं देखूं तो ये m से m कट जाएगा, r से एक r की पावर कट जाएगी, तो v कितना आएगा, v हमारा आ जाएगा रूट ऑफ gm अपॉन में r। तो यही हमारी क्या है, सैटेलाइट की ऑर्बिटल वेलोसिटी है। इसी वेलोसिटी से ये जो है यहाँ पे घूमता रहेगा सैटेलाइट, तो इसको हम बोलेंगे ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट जो है सैटेलाइट के मास पे डिपेंड नहीं करती। देखो मास तो कट गया ना यहाँ पे, तो सैटेलाइट का मास है 400 किलो, 500 किलो, उससे कोई डिपेंड नहीं करती। डिपेंड करती है कि प्लेनेट का मास कितना है, प्लेनेट से डिस्टेंस कितना है, और जी तो खैर कांस्टेंट ही रहता है, तो उस पर डिपेंड करती है कि ऑर्बिटल वेलोसिटी सैटेलाइट की कितनी होगी, राइट। चलिए, तो हमने ड्राइव कर लिया एक्सप्रेशन, ओके। फिर क्या बोल रहा है ये, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड निकालना है सैटेलाइट का। तो टाइम पीरियड कितना लगेगा इसको घूमने में, पूरा टाइम पीरियड, तो कितना घूमना है, कितना चलना है इसको चलना है 2πr, जो डिस्टेंस ट्रेवल करना है कितना करना है 2πr डिस्टेंस घूमना है पूरा। और स्पीड कितनी है हमारी, स्पीड तो हमारी इतनी है gm/r, तो टाइम कितना लगेगा, टाइम लगेगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, तो gm/स्मॉल r आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 2π, ये वाला r ऊपर चला जाएगा, तो ये r तो है ही एक ऊपर, ये वाला r भी चला जाएगा, तो रूट r और आ जाएगा ऊपर, नीचे क्या बचेगा, रूट gm। तो टाइम पीरियड हमारा आ जाएगा 2π, r की पावर ये 1 है और ये 1/2 है, तो 1 + 1/2 मतलब 3/2 हो जाएगी पावर, r की पावर 3/2 रूट gm। तो ये हमारा टाइम पीरियड भी आ गया, सैटेलाइट का जो टाइम पीरियड होता है इतना होता है, ठीक है। तो ये उसका टाइम पीरियड होता है, राइट। और यहां से एक चीज और निकल के आती है कि आपका जो टाइम पीरियड है वो प्रोपोर्शनल टू r क्यूब है, जो केपलर लॉ होता है। क्योंकि देखो यहाँ पे t प्रोपोर्शनल टू क्या आ रहा है हमारा,
जब कोई सैटेलाइट घूमेगा, सैटेलाइट मान लो एक सैटेलाइट यहाँ पे घूम रहा है प्लेनेट के चारों तरफ, एक थोड़ा बाहर घूम रहा है, एक कहीं और घूम रहा है, तो सब एक ही प्लेनेट के चारों तरफ घूम रहे हैं, तो मास तो सेम है प्लेनेट का, जी भी सेम है सबके लिए, है ना, जी तो सेम ही होता है, 2 पाई भी सेम है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि टी जो है वो डिपेंड करेगा कि कितना दूर वो चल रहा है, उसका आर कितना है। तो आर की पावर 3/2 पे डिपेंड करेगा, केवल जो आर है, इसका आर इतना है, इसका आर इतना है, उस पर डिपेंड करेगा। तो टी प्रोपोर्शनल टू आर की पावर 3/2, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। ये केपलर का लॉ है। तो यहां से हम ये भी ड्राइव कर सकते थे, केपलर का लॉ जो है वो भी यहां से ड्राइव हो सकता है, ठीक है। ओके, थर्ड क्या पूछा इसने, एल्टीट्यूड ऑफ द सैटेलाइट, इसकी जो हाइट है उसको कैसे निकालेंगे। तो हाइट हम यहीं से निकाल लेते हैं। हमारा जो फॉर्मूला है टी इक्वल टू 2 पाई रूट आर प्लस एच, एक पेज ऐड कर लेते हैं पहले। तो हमारा फॉर्मूला आया है टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई आर की पावर 3/2 रूट में जीएम, यही आया था अगर मुझे सही याद आ रहा है तो 2 पाई आर की पावर 3/2 रूट में जीएम। तो देखो आर क्या है यहाँ पे, एक्चुअली आर आपका जो है डिस्टेंस है पूरा सेंटर ऑफ द प्लेनेट से लेके और यहां तक का डिस्टेंस आर है। तो ये पूरे को हम स्मॉल आर बोल रहे हैं ना। इसमें क्या क्या चीजें, एक तो ये आर है जो रेडियस ऑफ द प्लेनेट है, यहां से यहां तक तो रेडियस ऑफ द प्लेनेट है, और यहां से यहां तक ये हाइट है। तो जो आर है एक्चुअली वो क्या है, आर प्लस एच है। आर क्या है हमारा, आर रेडियस ऑफ द अर्थ प्लस हाइट ऑफ द सैटेलाइट है। तो यहां पर हमें क्या निकालना है, एच निकालना है। तो हम एक काम करते हैं, हम दोनों तरफ पहले स्क्वायर कर लेते हैं। तो टी स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर आर की क्यूब हो जाएगा अपॉन में रूट जीएम का भी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये भी जीएम हो जाएगा, ठीक है। 4 पाई स्क्वायर आर की क्यूब अपॉन में जीएम। अब ये आर की क्यूब जो है इसको लिख सकते हैं 4 पाई स्क्वायर आर की क्यूब को लिख सकते हैं आर प्लस एच की होल क्यूब। हमें एच चाहिए, ध्यान रखिएगा, फोकस रखिएगा एच पे, एच नहीं भागना चाहिए। तो हमें एच चाहिए, तो पहले क्या करते हैं, इसको इधर ले आते हैं जीएम को। तो जीएम टी स्क्वायर हो गया, ये जीएम टी स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर अपॉन में आ गया, सामने क्या बचा आर प्लस एच का होल क्यूब। तो अब दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, क्यूब रूट करना पड़ेगा। तो दिस इंप्लाइज दैट आर प्लस एच इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ जी एम टी स्क्वायर अपॉन में 4 पाई स्क्वायर, इसका क्यूब रूट हो जाएगा और एच का वैल्यू हमारा आ जाएगा यहां से। अगर मैं इसको यहां ले आऊं तो ये आर माइनस हो जाएगा। तो क्यूब रूट ऑफ जी एम टी स्क्वायर अपॉन में 4 पाई स्क्वायर और माइनस का आर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हाइट ऑफ द सैटेलाइट भी हम लोगों ने ड्राइव कर लिया, ठीक है। तो आई होप हमने सही किया, करिए पूरा डायरेक्शन, एक बार कैलकुलेशन भी देख लेना सारी। तो भाई ऐसे करके हम लोग जो है हाइट भी ड्राइव कर सकते हैं। हमें करना क्या है, बेसिकली हमें सेंट्रीपिटल फोर्स वगैरह कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए यहाँ पे, इसको बराबर करने का। फिर टाइम पीरियड हमारा पूरा डिस्टेंस बाय वेलोसिटी या स्पीड, और फिर उसके बाद ये तो आ जाएगा, हम आर को आर प्लस एच करेंगे तो वहां से हमारा हाइट भी आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये सबको क्लियर हुआ होगा जो हमने निकाला है यहाँ पे। ओके, एक और पूछ रहा है यहाँ पे, अगला डेरिवेशन क्या है। अगला डेरिवेशन हमारे सामने है फॉर एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट। ये आर्टिफिशियल ही है ना, जो हमारे नेचुरल सैटेलाइट होते हैं, मून हमारा नेचुरल सैटेलाइट है, भगवान ने बनाया हुआ मून हमारा घूम रहा है अर्थ के चारों तरफ, वो नेचुरल है। आर्टिफिशियल मतलब जो हम छोड़ते हैं रॉकेट से, तो वो आर्टिफिशियल है। तो आपको बताना उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, इसका ड्राइव करना है पोटेंशियल एनर्जी। फिर ये काइनेटिक भी पूछेगा आगे, तो पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो कितनी होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी ड्राइव करने का वही फॉर्मूला है। देखो जब कोई सैटेलाइट है, कोई सैटेलाइट अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है, तो इसकी जो एनर्जी है, मान लो एक अर्थ है और इसके चारों तरफ एक सैटेलाइट घूम रहा है यहाँ पे डिस्टेंस आर पे, तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी उसको ड्राइव करने का फॉर्मूला क्या होगा, वही जब किया था ना, वर्क डन टू ब्रिंग अप मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू डिस्टेंस आर। इन्फिनिटी से लेके आते हैं डिस्टेंस आर तक, तो जितना वर्क डन करना पड़ता है वही उसकी एनर्जी होती है। तो वही डेरिवेशन सेम हमें यहाँ पे करना है। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी कितनी आ जाएगी, U इक्वल टू माइनस जी एम एम अपॉन में आर आ जाएगी, ठीक है। ये कैपिटल एम होता है इसका मास, और इसका मास स्मॉल एम मानते हैं। तो माइनस जी एम अपॉन में आर, डेरिवेशन पीछे हमने किया था इंटीग्रेशन वाला, वही हमें दिख करना है। तो ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो गई डायरेक्टली, ठीक है। डेरिवेशन आप देख लेना एक बार दोबारा। तो ये तो उसका एक्सप्रेशन हुआ पोटेंशियल एनर्जी। अब आते हैं इसकी काइनेटिक एनर्जी। देखो ये ड्राइव किया ना सेम, जी एम बाई एक्स स्क्वायर इन्फिनिटी से आर लेके आए, वो सब ड्राइव किया, तो सब वही सेम आ गया, राइट। अब आते हैं काइनेटिक। काइनेटिक एनर्जी हमारी होती है हाफ एम वी स्क्वायर। वी स्क्वायर मतलब जिस स्पीड से वो घूम रहा है, यानी कि ऑर्बिटल स्पीड। और ऑर्बिटल स्पीड कितनी आई थी हमारी पीछे, अगर आपको ध्यान होगा तो रूट जी एम अपॉन में आर, ठीक है। हमने न्यूमेरिकल भी किए होंगे तो आपको ध्यान होगा, जी एम अपॉन में आर आई थी हमारी, इसका स्क्वायर है ये। तो ये कितना आ जाएगा, हाफ एम जी एम अपॉन में आर, यानी कि जी एम एम अपॉन में
2r, दिस इज अवर काइनेटिक एनर्जी। तो हमारी भाई काइनेटिक एनर्जी भी आ गई gm/2r, ठीक है। तो पोटेंशियल आ गई, काइनेटिक आ गई। अब टोटल पूछेगा क्या टोटल, देखते हैं। आई होप ये क्लियर होगा सबको काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वी नो दैट अवर ऑर्बिटल स्पीड इज, यहाँ पे आगे ये भी लिखना पड़ेगा, वी नो दैट अवर ऑर्बिटल स्पीड v नॉट इज gm/r, दिस इंप्लाइज दैट काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू दिस। तो ये लिखना पड़ेगा, ठीक है, छोड़ना मत पेपर में कुछ भी। तो ये देखो यहाँ पे ड्राइव कर दिया काइनेटिक एनर्जी वही, ठीक है। अब बोला टोटल एनर्जी कितनी होगी, टोटल कितनी होगी, ये हम ऑलरेडी क्वेश्चन कर चुके हैं सारे, जिन्होंने वीडियो नहीं देखी हो देख लेना। टोटल एनर्जी होगी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल या पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। पोटेंशियल कितनी निकली थी हमारी -gmm/r, फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। काइनेटिक एनर्जी कितनी आई थी gmm/2r, ये आई थी। दोनों को ऐड करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो -gmm/r को अगर मैं बाहर कर दूं -gmm/r, ये प्लस कोई बाहर माइनस को नहीं करते, तो -1 बचेगा यहाँ पे। इसको पूरे को बाहर कर दिया, -1 बचा, यहाँ पे कितना बचा +½ बचा यहाँ पे। अगर gmm/r को बाहर कर दूंगा तो कितना बचेगा +½ इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा -½ आएगा। तो कितना हो जाएगा gmm/r इंटू -½ तो ये -gmm/2r, दिस इज अवर टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी भाई इतनी होती है, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, टोटल एनर्जी हमारी इतनी होती है। ये हमारी पोटेंशियल थी, ये काइनेटिक थी, ये टोटल है। देखो काइनेटिक और टोटल में एक रिलेशन है कि दोनों बराबर हैं, बस ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो दोनों आपस में मैग्नीट्यूड में बराबर होती हैं। और ये नेगेटिव पॉजिटिव का चक्कर होता है, ये इससे डबल होती है, पोटेंशियल एनर्जी से डबल है, आप देख सकते हो। ये इसका ये इससे आधी है, आप ये बोल सकते हो। तो ये सब रिलेशन आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो कई सारे क्वेश्चन हम न्यूमेरिकल कर चुके हैं भाई ऑलरेडी, करे नहीं करे, जिन लोगों ने किए होंगे पता होंगे, सारे याद होगा सब कुछ, है ना। देखो टोटल एनर्जी हमारी -gm/2r आ गई, राइट। ओके, अब आया हमारे सामने ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द एस्केप वेलोसिटी ऑफ द अर्थ। कुछ गलत लिख दिया, फ्रॉम द अर्थ होना चाहिए था, है ना। एस्केप वेलोसिटी ऑफ द अर्थ नहीं होगा, फ्रॉम द अर्थ कितनी होनी चाहिए। किसी सैटेलाइट को अगर हम ऊपर फेंकेंगे तो कितनी स्पीड से हम उसे फेंकेंगे ताकि वो वापस ना आए, अर्थ से बाहर चला जाए। तो भाई इसके लिए हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकते हैं। इसके दो तरीके, एक इंटीग्रेशन का तरीका है, एक जो है सिंपल तरीका है। सिंपल तरीके से डेरिवेशन करा रहा हूँ आपको, इंटीग्रेशन आपको बता दूंगा क्या करना है, लेकिन हम सिंपल तरीके से करते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम ये मानते हैं कि सैटेलाइट जो है यहाँ से आपने भेजा, तो आपने मान लो इसको एस्केप वेलोसिटी VE दी, ठीक है। आपने एस्केप वेलोसिटी VE दी, तो क्या होगा, ये चला जाएगा इन्फिनिटी पे। कहाँ चला जाएगा, इन्फिनिटी पे, ठीक है। तो आपको इतनी स्पीड देनी है ताकि ये कम से कम इन्फिनिटी पे चला जाए, मतलब चला जाए बस, उसमें चाहे काइनेटिक एनर्जी ना हो भले वहाँ पे, लेकिन पहुंच जाए वहाँ तक। तो फाइनली इसकी जो एनर्जी होगी और इनिशियल एनर्जी होगी दोनों बराबर होगी, है ना। आपने कोई एनर्जी दी उसकी, तो ये एनर्जी आपने एक बार फेंक दिया, आपने तो हाथ से छोड़ दिया, अब कोई एनर्जी नहीं दी, आपने तो कोई एनर्जी नहीं दी, अब एक बार आपने दे दी एनर्जी, तो इसकी जो एनर्जी होगी शुरू में कितनी होगी, ½ mve², काइनेटिक एनर्जी होगी इसकी, ठीक है। आपने छोड़ दिया हाथ से, तो ½ mv² से जा रहे हैं, प्लस इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। पोटेंशियल कितनी होती है, अभी हमने फॉर्मूला टाइप किया था -gmm/r, तो इसकी प्लस पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, तो हो जाएगी -gmm डिस्टेंस। डिस्टेंस इसका r है, अगर आप सरफेस से छोड़ रहे हो तो डिस्टेंस इसका r है। m क्या है, इसका मास है, और स्मॉल m इस बॉडी का मास है। तो ये इसकी इनिशियल टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी इनिशियल है। अब ये बराबर होगी टोटल एनर्जी फाइनल के, क्योंकि भाई जब आपने एक बार छोड़ दिया तब तो खुद ही मूव कर रहा है, कोई उसकी एनर्जी कोई लॉस तो होनी नहीं। तो फाइनल एनर्जी क्या होगी हमारी, फाइनली वो इन्फिनिटी पे पहुंच गया, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, अगर ये r इन्फिनिटी हो गया तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, इट विल बी 0, क्योंकि 1/∞ इज 0, तो पोटेंशियल एनर्जी विल बी 0। और काइनेटिक कितनी होगी, काइनेटिक भी 0 होगी, क्योंकि हम ये मानने कि हम बस इतनी वेलोसिटी देंगे ताकि वो बाहर चला जाए बस, है ना, उससे ज्यादा नहीं देंगे। अगर उससे ज्यादा दोगे तो फिर यहाँ पे भी काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी कुछ, तो हमें मानने में हमें केवल बाहर भेजना है, तो इसकी स्पीड वहाँ पे 0 हो जाएगी फाइनली, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी भी 0 होगी। सब बात आपको लिखनी है पेपर पे। तो यहाँ से हमारी एस्केप वेलोसिटी आ जाएगी। अब अगर आप देखो क्या है हमारा, ½ mve² इज इक्वल टू gmm/r। m से m कटा, 2 वहाँ चला जाएगा, तो v कितना आ जाएगा, v इज रूट, ये 2 यहाँ चला जाएगा, 2gm/r होगा पहले, और फिर v² है तो ये रूट में आ जाएगा, तो gm/r का रूट, समझ रहे हो। 2 यहाँ चला जाएगा, 2gm/r, और फिर रूट आ जाएगा, तो v इज रूट gm/r, और ये कैपिटल m है, ध्यान रखिएगा, दिस इज नॉट स्मॉल m, दिस इज कैपिटल m। यानी कि ऑर्बिटल वेलोसिटी भी क्या होता है, ऑर्बिटल वेलोसिटी भी जो होती है, सॉरी एस्केप वेलोसिटी भी जो होती है, क्या होती है, प्लेनेट के मास पे डिपेंड करती है। किसके मास पे, प्लेनेट के मास पे। इस पे डिपेंड नहीं करती कि जो आपने बॉडी फेंकी उसका मास कितना है। अब आप बोलोगे सर कि मैं अगर एक पत्थर फेंकूंगा और एक सैटेलाइट फेंकूंगा तो सेम एनर्जी चाहिए क्या, एनर्जी नहीं बोला मैंने,
मैंने वेलोसिटी बोला, वेलोसिटी दोनों केस में सेम चाहिए, लेकिन एनर्जी तो ज्यादा चाहिए होगी ऑब्वियसली। जो ये एनर्जी आप दोगे उसे काइनेटिक एनर्जी, जब मास अगर ज्यादा होगा तो काइनेटिक एनर्जी आपको ज्यादा देनी पड़ेगी, है ना, तो आपको वर्क ज्यादा करना पड़ेगा, लेकिन वेलोसिटी दोनों को सेम देनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये हमारी एस्केप वेलोसिटी आई। इसकी वैल्यू जो अर्थ के लिए आती है, अगर आप अर्थ का मास पुट करोगे, रेडियस पुट करोगे, तो अर्थ के लिए वैल्यू आती है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। इस स्पीड से आपको उसको जो है भेजना पड़ता है। अगर आप इस स्पीड से उसे फेंकोगे तो क्या होगा, वो अर्थ से एस्केप कर जाएगी, कभी वापस नहीं आएगी। एक बात तो ये ध्यान रखिएगा। दूसरा, अगर आपने देखा होगा ऑर्बिटल स्पीड हमारी आ रही थी √gm/r, और ये आ रहा है हमारा 2gm/r। तो एक और रिलेशन निकल के आ रहा है यहाँ पे कि अगर मैं √2 को बाहर ले लूं तो √2 × gm/r है ये, विच इज इक्वल टू ऑर्बिटल स्पीड। तो लिख सकते हैं √2 × ऑर्बिटल स्पीड। तो v एस्केप जो होता है √2 v0 के बराबर होता है। ये भी आपसे पूछ सकता है डेरिवेशन में कि प्रूफ पहले निकालो और फिर प्रूव करो कि ये जो है इतना होता है। तो ये भी हम निकाल सकते हैं यहाँ से कि ये √2 ऑफ ऑर्बिटल स्पीड के बराबर होता है। तो आई थिंक सारे पॉइंट हमने कवर कर लिए। तो ऐसे करके हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा जो तरीका है वो इंटीग्रेशन वाला तरीका है, मतलब आप यहाँ पे जो इसकी एनर्जी है वो इंटीग्रेट करके निकालोगे यहाँ पे फाइनली कि इसकी स्पीड कितनी होगी, यहाँ पे कितनी होगी, उसको जीरो करेंगे फाइनली। इंटीग्रेशन का तरीका है, तो उस पर लंबा तरीका, उस पर हम नहीं जा रहे हैं, ठीक है। ये तरीका मेरे को बेस्ट लगता है, तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो हम लोग अब आई थिंक सारे डेरिवेशन हो चुके हैं। यस, सारे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। तो भाई ये सारे डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, सब लोग 2-2 बार जरूर कर ले, क्योंकि पेपर में तभी हो पाएगा जब 2-2 बार आप प्रैक्टिस करोगे। एक बार अभी प्रैक्टिस कर लो, एक बार एक हफ्ते बाद प्रैक्टिस करना, लेकिन प्रैक्टिस जरूर कर लेना, तभी आप लोग ये डेरिवेशन कर पाओगे पेपर में, ठीक है। अगर टाइम कम है तो भाई एक बार अभी कर लेना, एक बार 2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद कर लेना, लेकिन करना 2 बार जरूर, है ना, तभी हो पाएगा, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं आपसे अगले चैप्टर में नई वीडियो के साथ, नए कंसेप्ट के साथ। टिल देन बाय एंड टेक केयर।